मित्रों नमस्कार। दादा श्री बालकवि बैरागी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक और भावाकुल कर देने वाला संस्मरण मुझे मिला है श्री चंद्रसेन जी विराट का। विराट जी का नाम आप में से लोगों ने, अधिकांश लोगों ने सुना होगा। वे बहुत अच्छे कवि थे, सुकवि थे, अच्छे गज़ल लिखते थे और हिंदी गज़लों में दुष्यंत कुमार के बाद में जिन लोगों ने हिंदी गज़ल की परंपरा को आगे बढ़ाया और बनाए रखा, उसमें जिन गिनती के लोगों का नाम लिया जाता है उसमें विराट जी का नाम सबसे पहला लिया जाता है। बड़े कोमलकांत पदावली के रचनाकार थे वो। उनका एक बहुत बड़ा रोचक संस्मरण है। और दादा जिस तरह से साहित्य और राजनीति में जिस तरह से समन्वय बिठाया करते थे, उसका अनूठा उदाहरण इस संस्मरण मिलता है। ये संस्मरण विराट जी का खुद का बताया हुआ है। विराट जी का वो वास्तविक नाम था चंद्रसेन डोके और वो मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में कार्यपालन यंत्री यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे। लेकिन उनकी ये पहचान विराट जी की कवि पहचान पर कभी भारी नहीं पड़ी और हुआ इसका उल्टा कि उनकी कवि पहचान ने उनकी प्रशासकीय या सरकारी अधिकारी के पद की पहचान को पूरी तरह से ढक लिया था। उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1938 को और हमारे दुर्भाग्य से वो 82 वर्ष की उम्र में ही 5 नवंबर 2018 को हमसे हमारा साथ छोड़ के चले गए। बहुत अंतर्मुखी और चुप्पा आदमी थे। उनके जब भी मुलाकात हुई, जब भी देखा उनको, तो वो हमेशा चुपचाप ही रहा करते थे। बड़े अंतर्मुखी आदमी थे, चुप्पा आदमी थे। अपने बारे में कभी भी उनको बात करते हुए मैंने कभी देखा सुना नहीं। वो खुद नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी कलम, उनकी गज़लें, उनकी रचनाएं बोलती थी। उन्हें अपनी मार्केटिंग करना कभी नहीं आया कि भाई प्रसिद्ध किस तरह से हुआ जा सकता है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। और उनकी खासियत थी सदैव मुस्कुराते रहना, सस्मित बने रहना उनकी स्थायी पहचान थी। अपने आप में मगन, मस्त मोला, यारबाज आदमी थे। वे खुद को दादा श्री बालकवि बैरागी का प्रशंसक कहते थे, लेकिन जोरदार, मजेदार और महत्वपूर्ण बात यह कि दादा खुद को विराट जी का प्रशंसक कहते थे। दादा उम्र में विराट जी से लगभग 7 बरस बड़े थे और विराट जी के पिताजी यादव राव जी डोके मनासा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। इसका संदर्भ विराट जी के संस्मरण से जुड़ता है। दादा तब शायद 4वीं-5वीं के विद्यार्थी रहे होंगे और विराट जी की उम्र 4-5 बरस रही होगी। और जैसा कि गांव में होता है, हर कोई बच्चे के पालक भी अपने अपने मास्टर जी को खुश करने की फिराक में लगे रहते हैं। उसी के चलते स्कूल के बच्चे अपने हेड मास्टर साहब के 4-5 बरस के चंदू को अपने कंधों पर बैठा के घुमाते रहते थे। दादा भी इन्हीं बच्चों में शरीक थे। दादा भी डोके जी को, विराट जी को, अपने चंदू को कंधों पे लिए घूमते थे। जब भी दादा की बात चलती, तब विराट जी इसी बात का उल्लेख करते हुए दादा के प्रति सम्मान जताते हुए कहते थे, बहुत आदर भाव से, प्रयास पूर्वक कहते थे, मैं बैरागी जी के कंधों पर चढ़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसी तरह जब भी विराट जी की बात चलती, तब दादा भी इस बात का उल्लेख किया करते थे। विराट जी ने इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और भावुक कर देने वाला ये संस्मरण उनसे मुझे मिला था। और संस्मरण तब का है जब दादा मध्य प्रदेश सरकार में सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री हुआ करते थे। इस लिहाज से दादा मंत्री थे और विराट जी उनकी सरकार के एक अधिकारी थे, तो दादा के अधीनस्थ एक सरकारी अधिकारी थे। विराट जी ने बताया, वो कहते थे कि मेरे पिताजी बैरागी जी के गांव मनासा में हेडमास्टर थे। बैरागी जी तब खुद प्राथमिक शाला के विद्यार्थी थे। मैं 4-5 वर्ष का बालक रहा। कई भरी सभाओं में जिनमें मैं भी उपस्थित था, विराट जी कहते थे कि कई भरी सभाओं में जिनमें मैं भी उपस्थित था, वे बता चुके हैं कि इस स्थूलकाय चंदू को, विराट जी थोड़े से मोटे डील डोल के थे मेरी तरह, स्थूल, हाँ नहीं क्षमा कीजिए, मेरी तरह नहीं, मैं उनकी तरह। तो क्या दादा कहा करते थे कि इस स्थूलकाय चंदू को तब मैं अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाया करता था। हेडमास्टर साहब का बेटा जो था, खूब कंधों पर बैठाया इसे। तो आगे विराट जी कहते हैं कि बात उस समय की है जब मैं दतिया में पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदस्थ था। दतिया के स्थानीय कवियों, लेखकों से उनकी घनिष्ठता हो गई थी, स्वाभाविक था। एक कवि महोदय ने इसी घनिष्ठता का लाभ उठाते हुए एक दिन मुझसे यानी विराट जी से निवेदन नहीं, आग्रह किया
कि उन्हें पीडब्ल्यूडी का एक डिपार्टमेंटल क्वार्टर, विभागीय आवास गृह उन्हें आवंटित अलॉट कर दूं। चूंकि पहले उनके विराट जी की परेशानी ये थी कि चूंकि ये क्वार्टर डिपार्टमेंटल थे, विभागीय थे, इसलिए वो किसी दूसरे को आवंटित नहीं किए जा सकते थे। तो भला इन कवि सज्जन को कैसे अलॉट किया जा सकता था। लेकिन स्थिति ये थी कि उन कवि जी ने केवल आग्रह नहीं किया, वो तो विराट जी के पीछे पड़ गए और अलॉटमेंट की जिद सी पकड़ ली। विराट जी ने अपनी स्थिति काफ़ी समझाई, सफाई दी और अब अलॉटमेंट आवंटन नहीं कर पाने की अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और विराट जी को धर्म संकट डाल दिया। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही और विराट जी ने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने इसे विवाद का विषय बना दिया। विभागीय स्टाफ भी इसकी दबी जुबान से कवि महाराज के इस आग्रह का विरोध करते थे। तब सब राह देखने लगे कि देखें विराट जी इस मामले को कैसे निपटाते हैं, कि विराट जी नियमों के विरुद्ध ये अनियमित आदेश जारी करते हैं या उनका कहना नहीं मानते हैं। स्टाफ मेंबरों से विराट जी ने कहा कि स्टाफ मेंबरों से मैंने सुना कि वो कोई तुरुप चाल चलने वाले हैं और हालत ऐसी पैदा करने वाले हैं कि मैं संकोच की स्थिति में आके खड़ा हो जाऊं। इसी बीच खबर आई कि सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री बालकृष्ण बैरागी दतिया के दौरे पर आ रहे हैं। ये खबर सुन के वो कवि सज्जन बड़े खुश हो गए और कहने लगे विराट जी ऐसे नहीं मानेंगे, अब उन्हें मानना पड़ेगा। बालकृष्ण जी दतिया के दौरे पर आ रहे हैं, मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध है, उनसे विराट जी को कहलवाऊंगा। वे मंत्री तो हैं ही, मेरे परिवार के सदस्य जैसे भी हैं, उनका कहा विराट जी टाल नहीं पाएंगे, मुझे क्वार्टर अलॉट करना ही पड़ेगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करते हैं। विराट जी ने लिखा, मेरा धर्म संकट बढ़ गया, मैं स्वयं आशंकित हो उठा, मन ही मन सहम भी गया कि यदि बैरागी जी ने मुझसे कहा तो मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर पाऊंगा और यह नियम विरुद्ध काम मुझसे हो जाएगा। मैं दुविधा में तो था ही, चिंतित भी था और आखिरकार वो दिन आ गया मंत्री बैरागी जी के दौरे का। विराट जी लिखते हैं कि सुबह से दिन भर उनके साथ दौरा हुआ, विभागीय कार्यों के बारे में पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुई। मुझे अब पल पल लगता रहा कि बैरागी जी किसी भी समय मुझे थोड़ा अलग बुलाकर कंधे पर हाथ रखकर मुझे उन कवि महोदय को क्वार्टर अलॉट करने के बारे में कह देंगे। मैं धड़कता रहा जब तक बैरागी जी दतिया में रहे, मेरा दिल धड़कता रहा, लेकिन मेरा डर गलत साबित हुआ। शाम तक दौरा पूरा हुआ और बैरागी जी का प्रस्थान हो गया, बैरागी जी विदा हो गए। विराट जी लिखते हैं कि मैं चकित था, ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। और फिर आगे विराट जी लिखते हैं, रात को मेरे अधीनस्थ स्टाफ से मालूम हुआ कि उन कवि महोदय ने बैरागी जी से अपनी बात खूब जोर देकर कही और आग्रह भी किया, और बैरागी जी ने जो उत्तर दिया उन कवि महोदय को, वो सुन के विराट जी लिखते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ सुना वो अविश्वसनीय नहीं, कल्पनातीत था। बैरागी जी ने उन कवि सज्जन से कहा, पता नहीं आप मुझे और मेरे बारे में कितना जानते हैं, दोस्ती निभाने में मुझे बड़ा मजा आता है और मैं अपने पद के प्रभाव से अपने किसी दोस्त के काम आ जाऊं तो मेरा यह मजा 1000 गुना हो जाता है, लेकिन दोस्त की मदद करने के लिए मैं कानून कायदे नहीं तोड़ता। आप खुद जानते हैं, बैरागी जी ने उन कवि सज्जन से कहा, आप खुद जानते हैं कि आप मुझसे जो काम करवाना चाहते हैं वो कानून कायदे से बाहर का है, और यदि मैंने आपकी मदद कर भी दी तो आप खुद जानते हैं कि खूब हल्ला होगा, अखबारबाजी होगी, मामला कोर्ट में भी जा सकेगा और अंततः स्थिति ये बनेगी कि आपको क्वार्टर खाली करना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के ये बदनामी का सौदा, यानी सरकार भी बदनाम, मैं भी बदनाम, आप भी बदनाम और आपको क्वार्टर अलॉट करने वाला सरकारी अधिकारी बदनाम। यानी बदनामी के सिवाय किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं साहित्य को अपने सर का साफा और राजनीति या कहिए कि सत्ता को पैर की जूती मानता हूँ। बैरागी जी ने अपना चिरपरिचित वाक्य उनको सुनाया और फिर कहा कि आप जो आग्रह कर रहे हैं वह जूती के लिए साफे की इज्जत को दांव पे लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि आप ये आग्रह करते नहीं, लेकिन आप मित्रता की दुहाई देकर आग्रह कर रहे हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मित्र और मित्रता की बदनामी हो या जग हंसाई हो। और इन सारी बातों से आगे बढ़कर सबसे बड़ी बात तो ये मित्र कि ये जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना डोके साहब,
वो डोके साहब मेरा चंदू है, मैंने अपने इस चंदू को अपने कंधों पर बिठाया है और आप चाह रहे हैं कि मंत्री होने के नाम पर अब मैं उसके कंधों पर चढ़कर बैठूं। क्षमा करें, जिसे कंधों पर बैठाया, दादा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जिसे कंधों पर बैठाया उसके कंधों पर चढ़ने का पाप मैं नहीं करूंगा। विराट जी ने लिखा, अपनी बात कहकर बैरागी जी सीधे कार में बैठ गए, उन कविराज को बोलने का मौका भी नहीं दिया और कविराज की तरफ देखा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो विराट जी ने खास बात कही कि सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद बैरागी जी जब जब भी मिले, मंत्री रहते हुए भी और जब मंत्री नहीं रह गए तब भी, उन्होंने एक बार भी इस घटना का जिक्र मुझसे तो क्या किसी से नहीं किया। और बहुत विगलित होकर विराट जी ने कहा, बैरागी जी ने साफे की नहीं, मेरी यानी अपने चंदू की आबरू की भी रक्षा की। और कहते कहते विराट जी की आंखें भर आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको विराट जी का यह संस्मरण अच्छा लगा होगा। कृपा बनाए रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ताकत दीजिएगा। धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।